हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 तक हमने हल कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्रश्न संख्या 3 क्या है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमने जो पिछली वीडियो थी दोस्तों, तो हमने उस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसमें समझा था और इन सवालों को भी हमने उससे हल किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें 1 2 3 4 5 6 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? पहले प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम इसे लगाते हैं। तो मैंने सवाल लिख लिया है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमने पढ़ लिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रहे हैं? 26 दे रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही सरल होते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है? हमें मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे माना। माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या बराबर x। क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या बराबर, हमने x मान ली। ठीक है, अब उसमें दूसरी संख्या का जिक्र कहा गया है तो हमें लिखेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या बराबर y। क्या मान ली? दूसरी संख्या हमने y मान ली। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? इसमें हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार में हमें क्या करना है? उसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर हमें 26 दे रहे। क्या दे रहे हैं? 26 दे रहे हैं। यानी एक हमने पहली मान ली, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, यानी इस संख्या और इस संख्या दोनों का अंतर कितना दे रहे हैं? 26। तो यहाँ हम लिख देंगे x माइनस के y बराबर 26। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? ये बन गया समीकरण 1। अब हम इतना कर लिया हमने, इतना हो गया हमारा। आगे हम सवाल पढ़ेंगे। आगे सवाल में क्या कहा गया है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में क्या करना पड़ता है हमें कि जब भी संख्या के दुगने तिगने या अधिक हो तो क्या करना पड़ता है कि हम जो भी संख्या माने या जो कुछ भी वैल्यू मानते हैं तो उसे आपस में क्या कर लेते हैं? हम बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बराबर। तो मैंने क्या किया कि x यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को बराबर कर दिया। आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में क्या लिखा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी संख्या की? दूसरी संख्या की 3 गुनी हो। दूसरी संख्या हमने क्या मानी भाई? यानी इसमें क्या करना है? 3 से हमें गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा x बराबर 3y। अब 3y प्लस का इस साइड है, इस साइड आएगा इसका हो जाएगा माइनस का, यानी x माइनस के 3y बराबर में 0। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2। अब हमें क्या करना है? हमें इस जो हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण युग्म बने हैं, इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने बताया था क्या करते हैं कि इसमें 3 समीकरण बनाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? 3 समीकरण बनाना पड़ता है। समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम समीकरण 2 से बनाएंगे समीकरण 3। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम 3 बनाएंगे, यानी x माइनस के 3y बराबर 0। तो 3y माइनस क्या हो जाएगा? इसका प्लस का, यानी x बराबर 3y। क्या आएगा? x बराबर 3y। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हम जब 2 से 3 बनाया है 3 का मान रखेंगे 1 में, और यदि हम 1 से 3 बनाएंगे तो 3 का मान रखेंगे 2 में। तो हम क्या लिख देंगे? समीकरण 3 का मान क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ से लिख देंगे आगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा x माइनस के y बराबर में 26। कितना है? x माइनस के y बराबर 26। तो हमें क्या करना है? x यहाँ पे पुटअप करनी है, x बराबर 3y। तो x की यहाँ पे कितना वैल्यू आएगी? 3y। तो x यहाँ पर आएगा 3y माइनस के y बराबर में कितना है? 26। तो 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा? 2y। 2y बराबर कितना आएगा? 26। 2 से हम काट देंगे 26। तो y बराबर कितना आएगा दोस्तों? 13। कितना आया? y बराबर 13। दूसरी संख्या हमारी 13 निकलेगी। अब क्या करेंगे? हम y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। किसमें रख देंगे? y का मान।
तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 3y, क्या है, x बराबर 3y, और y की वैल्यू कितनी निकली है, 13, कितनी निकली है 13, तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 13, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 13 3 39। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या क्या मानी थी हमने x, तो पहली संख्या x बराबर कितना आया हमारा 39, और दूसरी संख्या क्या है हमने मानी थी y बराबर कितना आया दोस्तों हमारा 13, कितना आया 13, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सवाल को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब लगाते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है, उन्हें हमें ज्ञात कीजिए। तो मैंने सवाल लिख लिया है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, हमें इसमें दो रैखिक समीकरण युग्म बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, दो। तो कैसे बनेंगे दोस्तों, आपको याद रखना होगा, चूंकि संपूरक कोण दोस्तों, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, संपूरक कोण होता है 180 अंश का, कितना होता है, संपूरक कोण होता है 180 अंश के बराबर। यानी जब दो कोण यानी θ1 प्लस θ2, यानी जब दो कोणों का योग कितने के बराबर आ जाए 180, यानी जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, वह संपूरक कोण कहलाता है। तो इस सवाल में हमें क्या, बड़ा कोण छोटा कोण की बात कही गई है, तो इस कोण में भी हमें मानना होगा। तो हम इसमें लेट कर लेंगे, यानी माना, इंग्लिश में बोलते हैं लेट, हिंदी में माना। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ा कोण, क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x, मान लिया हमने, क्या मान लिया x डिग्री, और छोटा कोण मान लिया हमने y डिग्री, क्या मान लिया, छोटा कोण हमने मान लिया y डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहला समीकरण क्या बनेगा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये तो बन जाएगा दूसरा कोण। एक चीज हमें याद रखना होगा, चूंकि कि जब दो कोणों का योग कितने अंश बराबर हो, 180 अंश बराबर, यानी हम लिखेंगे x प्लस के y बराबर में 180 अंश। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 180 अंश डिग्री, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब इसके बाद अब सवाल में जो आगे कहा गया है, तो अब हम सवाल में जो आगे सॉल्व करेंगे, इसमें आगे कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस प्रकार का भाषा आए, ऐसी लैंग्वेज आए जिससे अधिक है, तो क्या किया करो कि दोनों जो हम मानते हैं, छोटा कोण हो या बड़ा कोण, जो भी संख्या माने कुछ माने, तो उन दोनों को क्या करते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार का मतलब होता है हम दोबारा प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस प्रकार सवाल आता है, इन दोनों क्या करते हैं, आपस में बराबर। तो अब उसमें कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, किससे अधिक है, छोटे कोण से। छोटा कोण हमने क्या माना, y, तो हम क्या कर देंगे, y में इसमें 18 जोड़ देंगे। अब ये y क्या है, प्लस का, ऐसे डायरेक्ट इसका हो जाएगा माइनस का, तो आएगा x बराबर x माइनस के y बराबर 18। तो ये क्या होगा दोस्तों, तो ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें लगानी है प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं क्या करना पड़ता है, हमें 3 समीकरण बनाने पड़ते हैं। तो पहले समीकरण ये दे रहे हैं, दूसरा समीकरण ये दे रहे हैं, इसमें माइनस का चिन्ह है, तो इससे सरल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, हमें लिख देंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x माइनस के y बराबर में 18 है, तो माइनस के y उससे जाए क्या आएगा, यह जाएगा x बराबर y प्लस के 18 लिख दो या 18 प्लस के y लिख दो, तो क्या बनेगा हमारा, ये बन गया समीकरण 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान कमेंट करके बताइए, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, क्योंकि हमने 2 से बनाया 3, तो 3 का मान रखेंगे किस में, 1 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या दे रहा है, x प्लस के y बराबर 180, तो समीकरण 1 दे रहे हैं हमें x प्लस के y बराबर में 180, और हमें क्या करना है, हमें x बराबर रखना है y प्लस के 18, तो x यहाँ पे वैल्यू हम पुट अप कर देंगे y प्लस के 18,
तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस के 18 और यहाँ क्या चल रहा है प्लस के y बराबर कितना आ गया 180 अंश। अभी कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा y और y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2y बराबर ये 18 प्लस का से आएगा इसका हो जाएगा माइनस का, यानी 180 माइनस आएगा 18, कितना आएगा -18। तो ये आ जाएगा हमारा y बराबर 180 में से 18 घटाओ कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 से लगाए 8 में से 6 162 और ये 2y, अब 2 से काट देंगे 162 को कितना कटेगा तो वही आएगा y बराबर 2 8 16 2 एकम 2, यानी y बराबर हमारा निकल रहा है 81 डिग्री। कितना निकल रहा है 81 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, किसमें रख देंगे समीकरण 3 में, ठीक है इसमें रख दें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है x बराबर y प्लस के 18, x बराबर y प्लस के 18, ठीक है। तो x बराबर आ गया y की वैल्यू कितनी निकली 81, तो 81 डिग्री प्लस के 18 डिग्री, इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा x बराबर 99 डिग्री, कितना आ गया 99 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि जब दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे 81 और 99 को, तो दोनों का योग कितना आएगा 180, तो हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी, तो हमें उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख देना अतः, क्या लिखेंगे अतः बड़ा कोण, क्या लिखेंगे अतः बड़ा कोण क्या माना था हमने x, क्या माना था हम देख सकते हैं कि बड़ा कोण हमने माना था x, छोटा कोण माना था हमने y। यहाँ पे बड़ा कोण कितना आएगा, बड़ा कोण x बराबर आया हमारा 99 डिग्री और हमारा छोटा कोण क्या आया, छोटा कोण हमने क्या माना था, छोटा कोण हमने माना था y बराबर कितना आया 81 डिग्री। कितना ही क्या लिख देंगे हम अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब बाद में उसने 3 बल्ले और तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, इस सवाल में हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत हमने मान ली एक बल्ले की कीमत है x रुपये, कितनी है x रुपये, और एक गेंद की कीमत क्या लिखेंगे, एक गेंद की कीमत हमने मान ली y रुपये। एक बल्ले क्या हमने माना कि एक बल्ले की कीमत हमने मान ली x रुपये और एक गेंद की कीमत हमने मान ली y रुपये, कितनी मान ली y रुपये। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है, प्रश्न को पढ़ना। तो प्रश्नानुसार में क्या करें, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदें, सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर यदि हम मार्केट में जाएंगे तो हमारे पास टोटल रुपए हैं 3800। अब 3800 रुपये में हमने क्या किया कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, यानी इनको और इनको जब हम दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बराबर हमारा आएगा 3800 रुपये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो हमने माना कि एक बल्ले की कीमत कितनी है x प्लस y, दोनों का कितना आ रहा हमारा, इतना आ रहा 3800 रुपये, ठीक है। अब कितने बल्ले को कितना आ रहा है, इतना 800, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद। तो यहाँ पे एक बल्ले की कीमत कितनी थी x, तो 7 बल्ले को मतलब क्या आएगा 7x, और यहाँ पे एक बॉल की कीमत कितनी थी y रुपये, यहाँ पे कितनी बॉल हैं 6, तो 6 गेंद कितना आ जाएगा 7x प्लस के 6y बराबर कितना आएगा 3800। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार में क्या होगा, पुनः प्रश्नानुसार में बोला गया है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो हमने एक बल्ले की कीमत क्या मानी थी x प्लस और एक गेंद की कीमत y बराबर, तो इसमें क्या है 3 बल्ले तो यानी 3x और 7 गेंदें यानी 5 गेंदें यानी 5y, यानी 3 गेंदें और 5 गेंदें और 3 बल्ले, दोनों को जब हम जोड़ेंगे इन दोनों की कीमत को कितना आ रहा हमारा, दोनों को जब हम खरीद कर लाएंगे तो ये आ रहा हमारा 1750 रुपये में। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। हमें करना क्या है, हमें इसे करना है प्रतिस्थापन विधि से हल। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हमें करना है हल। तो आइए हम इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसमें बनते हैं 3 समीकरण, आपको पता है। तो हमने इसमें देखो क्या बनाया, 2 समीकरण बनाए, दोनों समीकरण प्लस में। तो आप समीकरण 1 से या 3 बना लो, या 3 से आप 1 से 3 बनाइए या 2 से 3 बनाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण 1 से 3 बना लेता हूँ। तो कर लेता हूँ समीकरण 1 से 3 बना रहा हूँ। तो हमें लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दे रहे हैं, समीकरण 1 दे रहे हैं हमें 7x प्लस के, कितना दे रहा है, 7x प्लस के 6y, 7x प्लस के 6y बराबर दे रहे हैं 3800 रुपये। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो 6y प्लस का है उससे जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। दिया आएगा हमारा 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। अब इस 7 किसमें मल्टीप्लाई में ही गुणा, गुणा कुछ अंतर भाग नहीं, दिया जाएगा x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे में कितना आ जाएगा हमारा 7। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3। क्या बन गया, ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रख लेंगे समीकरण 2 में। हमने समीकरण 1 से बनाया था 3, तो 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण दूसरा क्या है हमारा, समीकरण दूसरा था हमारा 3x प्लस के 5y बराबर में 1750। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस के 5y, 3x प्लस के 5y बराबर में 1750 रुपये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है पूरी यहाँ पर पुटअप, तो x की वैल्यू यहाँ पुटअप हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 3, कोष्टक में क्या आएगा हमारा 3800 माइनस के 6y और बटे में कितना है 7, और यहाँ बाहर क्या चल रहा है प्लस के 5y और बराबर में 1750। अब इसे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। 3 का गुणा होगा इसमें तो कितना आएगा, 0 का 0, 0 का 0, 13 8 24, 24 4, आंसर लगाएं 2 3 3 का 9 और 9 2 11, तो दिया जाएगा 11400 माइनस 3 3 18, दिया जाएगा 18y और बटे में कितना चल रहा है हमारा 7, और यहाँ चल रहा है प्लस के 5y बराबर में 1750। तो क्या करेंगे, इसके बटे में एक बार हम लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर लासा कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे संख्या जो कितने रहेगी 11400 माइनस के 18y, 1 का भाग होगा 7 में, तो 7 का ना 35, यह जाएगा हमारा 35y बराबर कितना चल रहा है 1750। इसके बटे में एक मान हम क्या कर देंगे, कैंची गुणा 7 का गुणा हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे कितना चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 11400। अब जब 35 में से 18 जाएगा, 35 18 जाएगा कितना बचेगा, तो 5 के माने 15, 15 में से 8 है कितना बचेगा 7, आंसर लगाइए 1, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो जब जाएगा कितना बचेगा हमारा 17y बराबर में क्या होगा 1750 गुणा में 7, क्योंकि हमने इसका गुणा कर दिया, 1 का गुणा इसमें किया तो ये वही संख्या आ गई। ठीक है, अब 11400 यहाँ इस साइड प्लस का है तो उससे जाएगा किसका जाएगा माइनस का, तो आएगा माइनस के 17y बराबर 1750 गुणा 7, ये प्लस का ऐसे रहेगा माइनस का हो जाएगा, तो 11400। अब क्या करेंगे, माइनस के 17y बराबर 7 का गुणा करो, इसमें 7 गुणा करेंगे 0 का 0, 5 7 35, 35 की 5 ऐसे लगाएंगे 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना आएगा 50, 51 52, 52 की 2 हाथ से लगाएंगे 5, कितनी आएंगी 5। अब 7 गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 5 12, तो कितना आ जाएगा 12250 माइनस 11400, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस के 17y। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि 12250 में से 11400 घटाना है। तो जब हम 12250 में से क्या करेंगे 11400 ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 0 में से 0, 5 के माने 15, 5 के 5 आ जाएगा, 2 के माने 12, 12 में 4 गया 8, आंसर लगाइए कुछ नहीं बचा। तो सॉरी यहाँ पे हमने 35 को जब 18 में घटाया तो जब प्लस की संख्या बढ़ी है, तो जब 35 में 18 जाएगा इसका आएगा, ये आएगा हमारा प्लस के 17, किसके 17 आएंगे प्लस के 17। अब 17 से हम काट देंगे 850, हम जानते हैं 17 5 85, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 50, तो y बराबर कितना आया 50 रुपये, यानी 50 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान
समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। हमारा समीकरण तीसरा क्या है, समीकरण तीसरा हमारा ये लिखा है, समीकरण तीसरा क्या है हमारा, x बराबर 3800 माइनस के 6y/7। तो हमें क्या करना है, y के बराबर 50 रखना है समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे में क्या चल रहा है 7। तो y की जगह पे क्या रखना है 50, क्या रखना है y की जगह पे रखेंगे हम 50। जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 और बटे में कितना चल रहा है 7। इसका होगा गुणा दिएगा 3800 का 3800 माइनस इसका होगा इसमें गुणा दिएगा 6 पंचे 30 दिएगा 300 बटे में कितना आएगा 7। तो जब 3800 में से 300 जाएगा तो बचेगा हमारा 3500, कितना बचेगा 3500। तो जी आएगा हमारा x बराबर 3500 बटे में 7, 7 से हम काट देंगे 7 पना 35, यानी x बराबर आएगा हमारा 500 रुपये। यानी एक बल्ले की कीमत है हमारी 500 रुपये और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, सॉरी एक गेंद की कीमत कितनी है हमारी 50 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत, अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत, या आप मूल्य भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मूल्य, बराबर कितना आया प्रत्येक बल्ले की कीमत 500 रुपये, कितना आया 500 रुपये। और प्रत्येक गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत या आप इसे मूल्य भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 50 रुपये। क्या हो गया हमारा इतना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब लगाते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल। चौथे सवाल में कहा गया है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी हमें ये भी बताना है कि उसमें कितना नियत भाड़ा है और 1 किलोमीटर पर चलने पर कितना हमें किराया देना पड़ रहा है। तो आइए समझते हैं सवाल को, बहुत ही सरल है। इसमें क्या है दोस्तों कि हमारे पास एक टैक्सी है, क्या है, आपने एक टैक्सी देखी होगी इस टाइप से, कुछ मैं आपको बना रहा हूँ मोनोग्राम टाइप से। तो हमारे पास एक टैक्सी है, क्या है, हमारे पास एक टैक्सी है। अब इसमें जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति सज्जन है, अब इसमें कोई एक सज्जन है, अब ये व्यक्ति इसमें बैठते हैं इस टैक्सी में। तो अब टैक्सी वाले ने कहा है कि आप यदि टैक्सी में बैठ रहे हैं तो आपको एक फिक्स किराया देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपका एक फिक्स किराया है। यानी आपको एक फिक्स किराया, यदि आप टैक्सी में बैठ रहे हैं तो आपका चार्ज लग जाएगा। आप भले टैक्सी से थोड़ा दूर तक जाइए या आगे जाके थोड़ा सा उतर जाइए, आपको टैक्सी में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको फिक्स हो गया किराया, आपको इतना रुपये देना है। तो हमें ये निकालना है कितना, जैसे अगर हम टैक्सी में बैठते हैं तो बैठने पर हमारा फिक्स किराया कितना है, हमें ये भी निकालना है। और हमें ये भी निकालना है कि यदि हम टैक्सी से 1 किलोमीटर हमने दूरी तय की, कितनी की, यदि हम टैक्सी से 1 किलोमीटर दूरी तक चले गए तो एक तो हमारा हो गया फिक्स किराया। ठीक है, तो हमें एक तो निकालना है फिक्स किराया और एक निकालना है प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलिए तो हमें उसका भी किराया निकालना है कि हम यदि एक टैक्सी से यहाँ तक गए, 1 किलोमीटर दूरी तय की, तो 1 किलोमीटर दूरी चलने पर हमें कितना रुपये देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि हमें निकालना है फिक्स किराया, कि फिक्स किराया कितना है टैक्सी का और 1 किलोमीटर चलने पर कितना है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा या किराया एक ही बात होती है। माना नियत भाड़ा x रुपये है, क्या है हमारा x रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा हमने मान लिया y रुपये है, क्या मान लिया, हमने मान लिया y रुपये। अब बात कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए, किसने के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या है दोस्तों कि नंबर एक तो हम यदि टैक्सी में बैठ रहे हैं तो फिक्स हो गया, हमें x रुपये देना है। नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया x, नियत भाड़ा हमारा x हो गया प्लस। अब इसके बाद कह रहे हैं अतिरिक्त किराया y, कितना दे रहा है, अतिरिक्त किराया y है। अब y कितना है 10 किलोमीटर के लिए, टैक्सी में आप जैसे बैठ गए वो तो आपको किराया देना ही है। अब आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर दूरी, कहाँ जा रहे हैं 10, यानी 1 किलोमीटर हमने यानी अतिरिक्त भाड़ा माना y। अब अतिरिक्त आप कितने किलोमीटर और जा रहे हैं, 10 किलोमीटर और जा रहे हैं, यहाँ पर आएगा हमारा 10y बराबर। तो एक नियत भाड़ा हमारा x हो गया, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया हमारा 10y।
अब हम 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा दे रहे हैं, टोटल दे रहे हैं हम 105 रुपये। कितना दे रहे हैं, 105 रुपये। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे बात कर रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए। देखिए ये क्या हमारी दूरी है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें एक नियत किराया यानी एक्स फिक्स से हमें देना है। हमें जैसे हम टैक्सी में बैठेंगे तो एक्स रुपया देना ही है। अब अतिरिक्त जा रहे हैं, अतिरिक्त जा रहे हैं हम 15 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आएगा हमारा 15 बाई बराबर कितने रुपए देंगे हम, 155 रुपये देंगे। कितने देंगे, 155 रुपये। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है हल। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है फ्रेंड्स, यदि जब एग्जाम में ये सवाल आए ना, तो आपको फिक्स नहीं है कि आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। एक विधि और होती है, उसको बोलते हैं विलोपन विधि। तो जब एग्जाम में कहा जाए कि आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, वरना आप इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं। आप चाहें तो विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन किसी भी से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें कहा गया है कि क्वेश्चन में से हमें प्रतिस्थापन विधि को से ही लगाना है, इसलिए हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। तो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 या 2 से हम क्या करेंगे सॉल्व, तो किससे करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 क्या दे रहा है हमारा, समीकरण 1 दे रहा है हमारा x प्लस के 10y बराबर कितना दे रहा है 105। तो 10y प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो यानी x बराबर आ जाएगा 105 माइनस के 10y। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण 3। क्या बन गया, x बराबर 105 माइनस के 10y, ये बन गया हमारा समीकरण 3। आप क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से बनाया 3, तो 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। इसमें समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 15y बराबर कितना है 155। तो x की वैल्यू रखनी है हमें, तो x यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 105 माइनस के 10y, और यहाँ का चल रहा है प्लस के 15y बराबर में चल रहा है हमारा 155। तो 105 किसका है, प्लस का हो जाएगा माइनस का, और 15y में से 10y जाएगा कितना बचेगा 5y, कितना बचेगा 5y। 155 माइनस क्या आएगा 105, ये आएगा हमारा 5y बराबर, जब 155 में से 5 जाएगा कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 50। कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 50, और 5 से काटेंगे 5 दाम 50, यानी y बराबर देखा गया 10 रुपये। यानी हमारा अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त किराया कितना रहा 10 रुपये। आप क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, किसमें रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। तो y समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 दे रहा है x बराबर 105 माइनस के 10y, तो y का मान रखेंगे 10, यानी x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10, x बराबर 105 माइनस का 100, तो ये आएगा हमारा x बराबर 5 रुपये। यानी टैक्सी का जो नियत भाड़ा कितना है हमारा, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये। यदि आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको 5 रुपये तो देना ही देना है, वरना आपकी टैक्सी वाली से हो जाएगी लड़ाई, क्या जाएगी लड़ाई। ठीक है, तो अब निकालना है कि उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तक जाता है तो उसे कितना रुपये देना पड़ेगा, तो हमें इसे बताना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर दूरी के लिए, 25 किलोमीटर दूरी के लिए। अब 25 किलोमीटर दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा नंबर एक क्या है, फिक्स किराया x है कि आपको 1 रुपये तो देना ही देना है। अब उन्होंने कहा है 25 किलोमीटर जाना है, कितना है, तो 25y। ठीक है, अब इसे नाम है इसका मान निकालना है। तो x का वैल्यू आया था हमारा 5 प्लस 25 गुणा, और y अतिरिक्त कितना देना पड़ रहा है 10 रुपये, कितना दे रहा है 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ भी 10, इतना कितना आएगा 5 प्लस आएगा 250, कितना आएगा 250, ये हो जाएगा हमारा 255 रुपये। कितना हो जाएगा 255 रुपये, यानी उसे 25 किलोमीटर दूरी के लिए 255 रुपये देने होंगे। और नियत तो आया कितना है हमारा 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है हमारा 10 रुपये। आप इसे चाहें तो आप यहाँ पर लिख देना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं अतः नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे अतः नियत भाड़ा x बराबर कितना है 5 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, क्या लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा यानी y बराबर कितना दे रहे हैं हमें 10 रुपये। ठीक, और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं
कि 25 किलोमीटर दूरी के लिए 25 किलोमीटर दूरी के लिए व्यक्ति को 255 रुपये देने होंगे। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ANSW आंसर। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं इसके बाद हम अगला सवाल। तो पांचवा सवाल क्या है हमारा। पांचवें सवाल में कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते होंगे भिन्न बराबर, आप लोग जानते होंगे कि भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है। भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। अब हमें नहीं पता है कि अंश क्या कितना निकलेगा, हर क्या निकलेगा, भिन्न हमें निकालनी है। तो इसमें लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर x। क्या लिखा हमने, मान लिया, माना अंश बराबर x मान लिया, और हमने हर बराबर क्या मान लिया, y। अब हमने क्या किया, हमने अंश मान लिया x और हर बराबर क्या मान लिया हमने, y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न के यानी भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा, भिन्न का मतलब हो जाएगा अंश बटे हर यानी x बटे y। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिए जाए। तो जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9/11। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/11। अब 9/11 लिख दें। अब देखो इसमें ये 4 है, यह 4 है, जुड़ेंगे तो नहीं। इसका क्या कर देंगे, इसके कर देंगे हम कैंची गुणा। तो कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 11x प्लस के 2 11 दूनी 22 बराबर, यह आएगा हमारा 9y प्लस के 9 दूनी 18। अब 4 संख्या एक सेट कर लेंगे तो सेट आएगा हमारा 11x माइनस के 9y बराबर कितना 18। ये 22 प्लस का सेट आएगा माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 11x माइनस के 9y, और जब 22 में से 18 जाएगा हो जाएगा 4, तो माइनस के 4। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। अब आगे क्या लिखेंगे हम, पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, यदि भिन्न के अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, कितने 3 जोड़ दिए जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास भिन्न क्या है, x बटे वाई यानी अंश बटे हर। अब इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, अंश में भी और हर में भी कितने जोड़ रहे हैं, 3। और भिन्न कितनी हो जाती है हमारी भिन्न हो जाती है 5/6। ठीक है, तो 4 4 ये जुड़ेगा नहीं, तो इसका भी क्या कर देंगे हम कैंची गुणा। तो 6 का गुणा x में तो आएगा 6x प्लस के 6 3 18, 5 का गुणा होगा y में तो आएगा हमारा 5y, और प्लस के 5 3 15। अब y को इस साइड कर देंगे तो जाएगा 6x माइनस के 5y, और बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस के 18। तो आएगा 6y माइनस के 6x माइनस के 5y बराबर 15 में से 18 में से 15 की जगह माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब हम लगाएंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें हमें लगानी प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब इसमें कर रहे हैं समीकरण 2 से, हम कर रहे हैं समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 6x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 3। तो यहाँ पे क्या माइनस के 5y, उससे जाएगा इसका जाएगा प्लस का, तो इसमें हम निकालेंगे x का मान। तो माइनस के 3 और प्लस क्या जाएगा हमारा 5y। अब हम लिखेंगे x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y। अब ये 6 गुणा का पक्षांतर क्या जाएगा भाग में। तो हमारा समीकरण 3 क्या बना, समीकरण 3 बनाया हमारा x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y बटे में 6। ये क्या होगा, समीकरण 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। किसमें, 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 हमारा 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस के 9y और बराबर कितना है माइनस का 4। तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो आएगा 11, क्वेश्चन कितना आएगा माइनस के 3 प्लस के 5y, और बटे में कितना चल रहा है 6, बाहर चल रहा है माइनस के 9y बराबर में माइनस के 4। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब इसका होगा गुणा हो जाएगा हमारा 11 3 33, और प्लस क्या आएगा 11 5 55y, और बटे में कितना चल रहा है पूरे के में 6, यहाँ पर आएगा माइनस के 9y बराबर में माइनस के 4।
तो इसका बटे में हम क्या मान लेंगे 1, इसका ले लेंगे हम लासा। तो लासा कितना आएगा, लासा आएगा हमारा 6, 1 का भागा 6 कम 6, तो ये हमारा आएगा 33 का 33, 55y और माइनस 6 का 1 का भाग होगा तो कितना 9 6 54y, कितना आएगा 54y और बराबर कितना है माइनस के 4। अब इसके बटे में एक मान का करते हैं हम क्या चीज गुणा, क्या कर देंगे इसके बटे में एक मान कर देंगे हम क्या चीज गुणा। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व। अब इसे जब हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने देखो ये 33 था, अब देखो 55y है 54y है, तो 55y 54y कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1y, ठीक है। और बराबर हमने क्या किया 6 गुणा करेंगे 24, कितना आएगा 6 चौको 24, कितना आएगा माइनस का 24। और देखो दोस्तों ए है माइनस का 33, इस साइड माइनस का है तो इस साइड आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा इस साइड प्लस का, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 33, कितना आया प्लस का 33। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर, जब 33 में से 24 जाएंगे तो 33 24 जाएंगे कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। तो y का मान कितना आया हमारा 9। अब हम लिख देंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, कमेंट कीजिए समीकरण 3 में, किसमें समीकरण 3 में। और समीकरण 3 क्या निकला, समीकरण 3 निकला हमारा x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में 6। तो y का मान रखेंगे तो आएगा माइनस के 3 प्लस 5 गुणा 9 और बटे में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 3 प्लस 9 6 54, कितना आया 54 बटे में 6। अब 54 में से कितना जाएगा 3, तो 54 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 51 बटे में 6। तो यहाँ पे कितना बचा 51, सॉरी यहाँ पे हमारा गलत हो गया, कहाँ होगा गलत, यहाँ पे कि जब 5 गुणा किया था 9 में तो 5 9 पना 45, यहाँ पे कितना आएगा 45, कितना आएगा यहाँ आएगा हमारा 45। जब 45 में से 3 जाएगा कितना आएगा, यहाँ बचेगा 42 यानी 42, कितना बचेगा 42 और 6 से कटेगा 42, 3 बार में 7 बार, 3 बार में 7, तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर 7, कितना आया हमारा x बराबर 7। आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं अतः भिन्न बराबर, क्या ले सकते हैं अतः भिन्न बराबर, भिन्न मतलब x बटे वाई, तो x बटे वाई कितना है x वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितना है 9, तो हमारी भिन्न कितनी निकल के आई 7 बटा 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। अब लगाते हैं हम इसका एक्सरसाइज का अंतिम सवाल छठवां। तो छठवां सवाल क्या है हमारा, छठवां सवाल है हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो इस प्रकार में क्या है, इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो उसमें जो भी हमें फाइंड आउट करना है या जो कुछ भी हमें निकालना है उसी को हम मान लेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना, उनकी वर्तमान आयु पूछी है, लिखेंगे माना जैकब की, क्या लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु हमने मान लिया, माना जैकब की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष, क्या मान ली हमने x वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष, क्या मान ली y वर्ष। हमने मान ली कि वर्तमान आयु x वर्ष है y वर्ष है। अब उन्हें कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखना जैसे मान लीजिए आज आप 13 साल के हैं, आज आप 13 साल के हैं तो 15 साल बाद कितने हो जाएंगे 13 प्लस के 5 यानी 18 साल के। तो यानी जितनी भी आयु वर्तमान आयु है उसमें क्या होगा 5 जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या लिखेंगे जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 5 वर्ष, कितना हो जाएगा x प्लस के 5 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी y प्लस के 5। ऐसा तो है नहीं है कि पिता की आयु बढ़ती जाए और पुत्र हमेशा छोटा ही रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब उसमें क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हमने कहा था कि जब भी दोगुनी तिगुनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो वैल्यू हमें दी है इस वैल्यू को हमें आपस में बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, हमें दोनों आयु को हम आपस में बराबर कर देंगे, x प्लस के y बराबर में 5 y प्लस के 5। अब उसमें कहा गया है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में क्या करना है हमें 3 से गुणा। तो यहाँ पे आएगा हमारा x प्लस के 5 बराबर 3 का गुणा y में कितना आएगा 3y और प्लस के 5 दिया 15, 3y प्लस के साइड आएगा माइनस के यानी x माइनस के 3y
बराबर में 15 माइनस 5 प्लस का था, ऐसे रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर कितना आ जाएगा 15 में 5 गया 10, तो आ गया x माइनस के y बराबर में 10। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब आगे सवाल में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब उन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व, अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। सिंपल सी बात है, देखना यदि आप आज 10 साल के हैं तो आज से 5 साल पहले कितने के थे 5 साल के, इन 10 में से आप घटा देंगे, तो इसमें भी हमने जो वर्तमान आयु x मानी थी इसमें से कर देंगे 5 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु, क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी x माइनस के 5 वर्ष, कितना हो जाएगा x माइनस के 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु भी कैसी होगी पहले कमी होगी, तो यहाँ आएगा कि पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा y माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हमने कहा है जब भी गुनी या तिगुनी होगी तो क्या लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, दोनों की आयु को आपस में बराबर लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार। आपको इस प्रकार के स्टेप को पेपर में करना पड़ेगा, इनसे क्या होता है आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं एग्जाम में, तो x माइनस के 5 और y माइनस के 5। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की 7 गुनी थी क्या थी, तो पुत्र की आयु में कर देंगे हम 7 से गुणा, तो यहाँ जाएगा x माइनस के 5 बराबर 7 गुणा y होगा 7y माइनस के 5 7 35, 7y प्लस के साइड आएगा माइनस का x माइनस के 7y बराबर माइनस का 35 है, 5 साइड आएगा इसका प्लस के 5, तो ये आएगा हमारा x माइनस के 7y बराबर में कितना आ जाएगा माइनस के 30, ये क्या हो गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2, तो इसमें हमने गुणा कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमें ऐसे करना है प्रतिस्थापन विधि से, कैसे करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, मैं कर रहा हूँ समीकरण 1 से समीकरण 3 बना रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दे रहे हैं, समीकरण 1 हमें दे रहे हैं x माइनस के 3y और बराबर कितना है 10, कितना है 10, तो माइनस के 3y उसे करेगा प्लस का, तो यानी x बराबर 10 प्लस के 3y, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3, क्या बन गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 को मान रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान किसमें रखा हमने समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है x माइनस के 7y और बराबर है माइनस का 30, कितना है माइनस का 30 है, तो x की वैल्यू रखनी है 10 प्लस के y, तो x यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, ये x यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस के 3y और माइनस के 7y बराबर कितना है माइनस का 30, तो 10 किसका है प्लस का, उसे जाएगा माइनस का, जब 7y में से 3y जाएंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस के 4y, ये आएगा माइनस का 30 और ये कितना आएगा माइनस का 10, ये आएगा माइनस के 4y, कितना आएगा माइनस के 4y माइनस कितना आएगा माइनस माइनस प्लस इन माइनस का 40, कितना आएगा माइनस का 40, इसे काट देंगे हम, माइनस से माइनस कट जाएगा 4 दाम 40, यानी y बराबर कितना आएगा हमारा 10, कितना आया हमारा y बराबर आ गया हमारा 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे y का मान रख देंगे, क्या कर देंगे हम y का मान रख देंगे, y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, किसमें समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है हमारा x बराबर 10 प्लस के 3y, तो x बराबर 10 प्लस के 3, y की वैल्यू कितनी आई 10, यानी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बराबर में 10 प्लस 10 कितना आया हमारा 30, 30 और 10 कितना आएगा हमारा 40, यानी हमारा आएगा x बराबर 40 वर्ष, कितना आया हमारा x बराबर 40 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की कौन सी आयु वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने x, कितना आया हमारा 40 वर्ष, कितना आ रहा हमारा 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कौन सी आयु, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम वर्तमान आयु, कौन सी आयु वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने y बराबर कितना आ रहा है हमारा 10 वर्ष, कितना आ रहा है 10 वर्ष, इतने क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होंगे, सभी सवाल बहुत सरल हैं। इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बड़े हैं, कुछ नहीं होता है। इस प्रकार के सवालों में क्या है, आपको बस थोड़े से स्टेप्स करने पड़ते हैं, बहुत ही सरल सवाल होते हैं और एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 3.2 थी, तो प्रश्नावली 3.2 के जो तीसरे प्रश्न के अंतर्गत हमें 6 सवाल लगाने थे, इन 6 सवालों को हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.3। क्या पढ़ेंगे? 3.3। और इसमें क्या होगा, इसमें एक नया टॉपिक होगा विलोपन विधि। क्या होगी? विलोपन विधि। इसी प्रकार के सवाल रहेंगे, रेखा समीकरण युग्म वाले, हमें उन्हें लगाना होगा विलोपन विधि से। ये विधि बहुत ही सरल होती है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।